हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? आज हम कौन सा स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहे हैं? AS 26 का रिवीजन। AS 26 का नाम क्या है बच्चों? इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स में सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस है एसेट की, यूजफुल लाइफ की। तो इन डेफिनेशंस को तो हम कब पढ़ेंगे? जब जब हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम किसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं? इनटेंजिबल एसेट की। और ये ऊपर जो डेफिनेशन है या एप्लीकेबिलिटी है वो जरूरत पड़ने पर हम जैसे पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले इंटेंजिबल के लिए क्या जरूरी है? आइडेंटिफाइबल होना। इंटेंजिबल एसेट हम किसको बोलते हैं? आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी और असेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो अब इन एक एक चीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। असेट का मतलब क्या होता है? असेट का मतलब है रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज as a result of past event or from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise। इंटेंजिबल एसेट के लिए पहला क्या होना जरूरी है? एसेट। एसेट का मतलब क्या है? रिसोर्स जो क्या हो, कंट्रोल में हो, और जिससे हमारे को क्या होगा? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो इंटेंजिबल एसेट के लिए क्या क्या होना जरूरी है? नंबर 1 आइडेंटिफाइबल, नंबर 2 नॉन मॉनेटरी, नंबर 3 एसेट, नंबर 4 विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। आप विदाउट फिजिकल सब्सटेंस तो समझते ही हो कि जो जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, जो जिसका फिजिकल सब्सटेंस है, ये टेबल है, ये आईपैड है, इसका क्या है? फिजिकल सब्सटेंस है, तो ये इंटेंजिबल नहीं हो सकती। तो आपने इंटेंजिबल का मतलब आज तक समझा ही क्या है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, जिसको देख छू नहीं सकते। तो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस के साथ साथ क्या होना जरूरी है? एसेट। और एसेट का मतलब क्या है? कोई ऐसा रिसोर्सेज जिसपे मेरा क्या हो? कंट्रोल हो, और जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक। तो ये दो बातें पूरी होगी तभी एसेट है। और एसेट के बाद में क्या हो सकती है? इंटेंजिबल। इन दोनों के बीच में क्या है? एंड। तो मेरा कंट्रोल होना चाहिए, और जिससे मुझे आगे जाकर क्या होंगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? एक एंटरप्राइज का कंट्रोल कब होता है? जब वो पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड ऑल्सो कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। एक कोई भी रिसोर्स पर मेरा कंट्रोल कब माना जाएगा? जब मेरे पास पावर है। किस चीज की पावर है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो भी वो रिसोर्स है उससे मेरे को आएंगे, प्लस ऑल्सो कैन रिस्ट्रिक्ट, और मैं दूसरों को क्या कर सकता हूं? रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूं, कि दूसरों को रोक सकता हूं कि तुम्हें ये बेनिफिट्स नहीं लेने। पक्का? बोलो। तो बताओ, ये जो आईपैड है ये किसका है? मेरा है। ये आईपैड मेरा है। तो ये मोटू इसको हाथ लगाता है तो मैं कहूंगा इसके हाथ मत लगा। हाथ कैसे लगा दिया इसके? मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूं यानी इसको, यस। और मुझे इससे क्या होंगे? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी होने चाहिए, और दूसरे को क्या कर दूंगा? रेस्ट्रिक्ट भी कर दूंगा। किससे? यूज करने से। तब क्या होगा? तब वो क्या होता है? कंट्रोल। कंट्रोल तब क्या होता है? कंट्रोल। तो कंट्रोल का मतलब क्या है? कि आपके पास पावर है किसके? उसके बेनिफिट्स लेने के, और प्लस क्या है? दूसरों को आप क्या कर सकते हो? रेस्ट्रिक्ट। अदरवाइज कोई चीज क्या नहीं है? एसेट नहीं है। एसेट का मतलब खाली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं होंगे। देखो, कोचिंग के बाद सड़क बनी हुई है, वो एसेट है या नहीं मेरी? मुझे उससे फायदा होता है नहीं? बच्चे वहां पर आते हैं, बीकानेर में हम पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, इस वजह से हम रात को भी क्लास ले जाते हैं। तो स्ट्रीट लाइट से भी मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। या वाटर वर्क्स की क्या है? टंकी लगी हुई है, जिससे 200 रुपए महीने में हमारे को क्या मिल जाता है? पानी। तो अगर वो नहीं होती तो मुझे उतना आसानी से पानी नहीं मिलता, तो कोचिंग में दिक्कत आती। तो ऐसे तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो मुझे बीकानेर की हर सड़क से है, हर स्ट्रीट लाइट से है, उस वाटर वर्क्स की टंकी से भी है। लेकिन क्या नहीं है? उनपे मेरा कंट्रोल थोड़ी है। उस सड़क पे मत जाना, देख लेना। ये कहेगा तोड़ दूंगा, बकवास कर रहा है, आईपैड के हाथ मत लगाने, लेकिन सड़क पे तो जाऊंगा। स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट ये भी लेगा, तो मैं उनको असेट क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकता? बिकॉज दे आर नॉट कंट्रोल बाय मी। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? मेरे को उसके फ्यूचर बेनिफिट्स लेने का पावर है, वो तो मैं भी लेता हूं, लेकिन दूसरों को रिस्ट्रिक्ट करना भी होना चाहिए। तो असेट का मतलब क्या है? कोई चीज खाली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगी वो असेट है, ये जरूरी नहीं है। एक तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कंट्रोल दोनों होने चाहिए। तो अब बताओ, आप लोग मेरे लिए लोया लोया नहीं? बोलो। नहीं हो? वो कह रहे नहीं है। कौन बोला लॉयल नहीं है? ये नलायक लुगाई जाएगी तेरी बात के। बताओ, तो इसकी वाइफ छोड़ेगी? ये लॉयल ही नहीं है, नलायक। तो कह रहे सर मैं वाइफ हूं क्या आपकी? अब सुनो, तो अगर आप मेरे लिए क्या है, जैसे इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कस्टमर लॉयल्टी। आप लोग कस्टमर नहीं हो, बच्चे हो प्यारे प्यारे, लेकिन मेरे को क्या है? जान से प्यारे हो, लेकिन अल्टीमेटली हो तो क्या? कस्टमर ही हो। तो कस्टमर लॉयल्टी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। देखो, आज आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आप अच्छा बोल रहे हो, कल मैंने आपको डांट दिया, आपने क्या बोल दिया? कि बेकार आदमी है, यहाँ से नहीं पढ़ेंगे। मैं कंट्रोल थोड़ी कर सकता हूँ आपको। तो आपकी लॉयल्टी में कंट्रोल नहीं कर सकता। आप दूसरे टीचर को भी क्या बोल सकते हो? अच्छा, ऐसे स्किल ऑफ लेबर। अब जैसे मनीष सर है, हमारे साथ पढ़ाते हैं, सब कुछ क्या है,
बढ़िया है, लेकिन ये जब चाहे छोड़कर जा सकते हैं, तो ये चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये क्या है, इनसे मुझे फ्यूचर बेनिफिट्स है। ये मेरी कोचिंग चली किसकी रही वजह से रही है? आप लोगों की लॉयलिटी की वजह से आप आगे से आगे बच्चे रिकमेंड कर देते हो, लेकिन वो लॉयलिटी मेरे कंट्रोल में नहीं है। स्किल ऑफ लेबर का मतलब क्या है? मनीष सर वो कोस्टिंग पढ़ाते हैं, उससे भी मुझे बेनिफिट्स होते हैं, तो फ्यूचर बेनिफिट्स तो है, लेकिन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब चाहे वो क्या कर दे, छोड़ दे। तो स्किल ऑफ लेबर, स्टाफ, लॉयलिटी, एसेट क्यों नहीं रिकॉर्ड हो सकती? क्योंकि मेरा उनके ऊपर क्या नहीं है, कंट्रोल नहीं है। और तो वो असेट की डेफिनेशन ही मीट नहीं करते। दूसरा क्या है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है? फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अब देखो, कुछ ना कुछ फिजिकल सब्सटेंस इंटेंजिबल का होता है, लेकिन हमें देखना क्या होता है, प्रीडोमिनेंट चीज क्या होती है। जैसे आपने क्या खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लग के ही आया, लेकिन आप टेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करोगे। कंप्यूटर के अंदर विंडो विंडो लग के ही आती है, तो वो थोड़ा बहुत पार्ट किसका है? सॉफ्टवेयर का है। लेकिन मुख्य पार्ट किसका है? प्रीडोमिनेंट पार्ट कंप्यूटर जो टेंजिबल है। और उसका पैसा किसका है? मदरबोर्ड का, स्क्रीन का। आपने मोबाइल खरीदा तो भी उसमें क्या आया? आईओएस या एंड्रॉइड लग के आया, लेकिन आईओएस एंड्रॉइड का पैसा नहीं है। मोबाइल टूट जाए तो स्क्रीन का ज्यादा पैसा है या आईओएस एंड्रॉइड का? तो वो फिर क्या रिकॉर्ड होगी? टेंजिबल। प्रीडोमिनेंट पार्ट क्या होना चाहिए? इंटेंजिबल। जैसे अब आपने कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदा, तो वो किसी ना किसी चीज के ऊपर लग के आया, हार्डवेयर के ऊपर लग के ही आया। जैसे किसी पेन ड्राइव में आया, किसी सीडी में आया। लेकिन उस केस में आपने टैली खरीदा, तो वो सीडी में आया, लेकिन आपने मुख्य पैसा किसका दिया है? टैली का। प्रीडोमिनेंट पार्ट क्या है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो सभी चीजें क्या होती है? मिक्स होके ही आती है। तो लेकिन प्रीडोमिनेंट पार्ट क्या है? जैसे मोबाइल है, तो उसके अंदर एक आईओएस जुड़ के आया हुआ है, तो वो क्या है? टेंजिबल। क्योंकि प्रीडोमिनेंट पार्ट क्या है? फिजिकल सब्सटेंस। और आपने सॉफ्टवेयर खरीदा, तो क्या होगा? वो किसी ना किसी पेन ड्राइव में या डिस्क, हार्ड डिस्क पे आया, या किसी सीडी पे आया। लेकिन सीडी का पैसा थोड़ी है, मैं सीडी तो छोटी सी 10 रुपए की आ जाती है ब्लैंक सीडी, लेकिन पैसा किसका है? सॉफ्टवेयर का। तो वो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो इनटेंजिबल का विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है? मुख्य चीज क्या है? इसके ऊपर एक एमसीक्यू आईसीआई का, फटाफट से देख लो। सीए इंस्टीट्यूट की बुक है 5.208 पर। क्वेश्चन नंबर 3। सन लिमिटेड ने एक सॉफ्टवेयर क्या की, कंप्यूटर परचेज किया, जिसमें कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर थे, जो इंटीग्रल पार्ट ही था किसका? कंप्यूटर का। तो ये क्या रिकॉर्ड होगा? कंप्यूटर रिकॉर्ड होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों ही क्या रिकॉर्ड होंगे? टेंजिबल। दोनों ही क्या रिकॉर्ड होंगे? टेंजिबल। पक्का? तो अब आपको दो बातें समझ में आ गई। नंबर वन, एसेट। नंबर वन क्या समझ में आ गया इसमें से? एसेट। नंबर टू क्या आ गया? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। अब हम किसकी बात करते हैं? आइडेंटिफाइबल। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसको आप अलग से क्या कर सकते हो? किराए पर दे सकते हो, बेच सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, उसके बेनिफिट अलग से ट्रांसफर कर सकते हो। उसको आप अलग से किसी को बेच नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप भले ही उससे कितना ही बड़ा बेनिफिट हो, कंट्रोल भी हो, आप इनटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं करोगे। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? जिसको अलग से बेच सको, किराए पर दे सको। या आपका सीए का पेपर है फर्स्ट डे पर, किसका? अकाउंट्स का। मैंने कहा कि चलो ये मेरा नॉलेज तुम ले जाओ, पक्का किराए पर दे देता हूँ, ये नॉलेज मेरा ही है, मुझे फ्यूचर बेनिफिट है, दूसरों को रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे कंट्रोल में भी है। लेकिन मैं मेरा नॉलेज रिकॉर्ड कर लूँ एसेट में? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैं आपको अलग से ट्रांसफर ही नहीं कर सकता ये चीज। तो आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? उसको आप बेच कर दिखाओ, किराए पर देकर दिखाओ, कैसे भी उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो उस एसेट के एट्रीब्यूटेबल है, दूसरे को क्या करके दिखाओ? पास करके दिखाओ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तो आप उसको क्या नहीं करोगे? एसेट रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो आइडेंटिफाइबल क्लियर हो गया। नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या है बच्चों? नॉन मॉनिटरी का, नॉन मॉनिटरी का मतलब क्या होता है? एस 11 में पढ़ा था हुआ। नॉन मॉनिटरी का मतलब अदर देन मॉनिटरी। मॉनिटरी का मतलब, मॉनिटरी एसेट का मतलब मनी हेल्ड और एसेट टू बी रिसीव्ड इन फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी, जिसकी वैल्यू क्या हो? फिक्स हो। अब एक बात बताओ बच्चों, पहले मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी बताना। पीपीई मॉनिटरी है नॉन मॉनिटरी? नॉन मॉनिटरी। क्यों? क्योंकि ये एसी है, लैपटॉप है, कैमरा है, ये एलईडी लगी हुई है, इनसे मुझे कितने रुपए मिलेंगे? फिक्स्ड है क्या? नहीं। मैं बेचूंगा तब भी, जब वो सेल होगी तभी क्या होगा? मैं मांगता हूं, सामने वाला मेरी मर्जी से थोड़ी देता है, वो नेगोशिएशन करेगा। और मैं यूज करके भी रेवेन्यू जनरेट करूंगा, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आते हैं। बोलो ना बच्चों। तो पीपी क्या है? नॉन मॉनिटरी। ठीक है, तो इंटेंजिबल का क्या होना जरूरी है? नॉन मॉनिटरी। अब ध्यान से समझना, डेटर्स मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी? डेटर की अमाउंट क्या है? फिक्स है कि इतना ही देगा। अब मेरे को आपसे जो फीस लेनी है वही लेनी है, तो डेटर क्या है? मॉनेटरी आइटम। अब आप मुझे ये बताओ कि डेटर
विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है या नहीं? यस है। ये रहा मोटू, तो स्क्रीन के अंदर ही आजा, आजा आजा, आ तो सही। ये देखो, अब मैं इसके मार रहा हूं, ये गलत है ना? बोलो, ये तो अब अपना बच्चा है, इसलिए क्या है, प्यार करने का तरीका है। लेकिन तुम जो दिख रहे हो, तुम्हारे शरीर पर मेरा अधिकार थोड़ी है कि तुम्हारा शरीर काट के रख लूं। तुम्हें डेटर इज नॉट टेंजिबल विदाउट फिजिकल सब्सटेंस ही है। क्यों डेटर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है? तुम जो दिख रहे हो, तुम्हारी उंगली थोड़ी काट दूं। ये टेबल मेरा है, ये आईपैड मेरा है, मैं इसको क्या कर सकता हूं? तोड़ सकता हूं। इसका फिजिकल सब्सटेंस ही क्या है? इसका फिजिकल सब्सटेंस है। लेकिन तुम्हारा जो फिजिकल सब्सटेंस है, वो मेरी एसेट थोड़ी है। मेरी एसेट क्या है? राइट टू रिसीव मनी। आप मेरे लिए एक्शनेबल क्लेम हो, मैं तुम पे केस करके क्या ले सकता हूं? रुपए ले सकता हूं, वो थोड़ी दिखा सकता हूं मैं। जो तुम्हारा शरीर दिख रहा है वो मेरी एसेट ही नहीं है। तो डेटर वाज आल्सो विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, बट डेटर कैन नॉट बी टर्म्ड एज इनटेंजिबल बिकॉज इट इज मॉनेटरी, बिकॉज इट इज मॉनेटरी। अब एक बात बताओ, पैसे दे, पैसे है मेरे पास, रुक जा, क्या देगा? ये 500 रुपए का नोट है, ये टेंजिबल है या इनटेंजिबल? टेंजिबल। कैसे टेंजिबल? इस कागज की कीमत है। लो, इससे बड़ा कागज दे, दे जल्दी। इस कागज की कीमत कहां है? इसके कंटेंट की कीमत है। ये ये कागज विदाउट फिजिकल सब्सटेंस ही है। इसके इससे बड़ा कागज ले आया, ले ये ले ले, ये 5 लाख दे दे, फिर ये इसके 10 गुना है। इस कागज की कीमत थोड़ी है, इसके ऊपर इस कागज की कीमत है। इसके फिजिकल सब्सटेंस की कीमत है, या इस पर जो आरबीआई का प्रोमिस है उसकी कीमत है। तो फिजिकल सब्सटेंस तो इसका भी नहीं है ना। ऐसे तो फिर सॉफ्टवेयर भी किसी ना किसी हार्ड डिस्क पे होता ही है। तो वैसे ये प्रोमिस किस कागज पर है? इस प्रोमिस की कीमत है, कागज की कीमत है। तो दिस कागज वुड हैव बीन विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एंड इट शुड बी टर्म्ड एज इनटेंजिबल, अगर खाली विदाउट फिजिकल सब्सटेंस बोल दूं तो। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? नॉन मॉनिटरी। ये कागज नॉन मॉनिटरी नहीं है, ये क्या है? मॉनिटरी है, इसलिए इंटेंजिबल नहीं हो सकता। ये कैश क्या नहीं हो सकता? इंटेंजिबल नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्या कैश क्यों इंटेंजिबल नहीं है? दो मेरे को पहले क्लियर करो, डेटर्स या कैश विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है या नहीं? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस तो है ही। इनमें फिजिकल सब्सटेंस मेरा नहीं है। तुम जो दिख रहे हो वो मेरे हैं। क्यों? मैं तोड़ दूं क्या तेरा हाथ? नहीं। तो तुम्हारा फिजिकल सब्सटेंस मेरा नहीं है। कैश, कागज की कीमत ही नहीं है। कीमत किसकी है? उसके प्रोमिस की। तो वो क्या है? विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो यस, दीज बोथ आर विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, बट साथ में शर्त क्या डाल दी? क्या ये नॉन मॉनिटरी है क्या? नहीं, ये दोनों ही क्या है? मॉनिटरी है। ये नॉन मॉनिटरी नहीं है, तो इसलिए ये इंटेंजिबल नहीं हो सकते। पक्का? बोलना बच्चों। तो कैश विदाउट फिजिकल सब्सटेंस ही है। लेकिन क्या है? पीके देखिए, क्या वो गांधी गांधी इकट्ठे कर लेता है? वो थोड़ी चलता है। कंटेंट की कीमत है ना कि क्या है? प्रीडोमिनेंट पार्ट क्या है? इंटेंजिबल है। बोलो, प्रीडोमिनेंट पार्ट इंटेंजिबल का विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी इंटेंजिबल नहीं है, क्योंकि ये मॉनेटरी आइटम्स है। इंटेंजिबल का क्या होना जरूरी है? नॉन मॉनेटरी। तो नॉन मॉनेटरी समझ में आ गया? बोलो बच्चों, बोलो। नॉन मॉनेटरी का मतलब कितने रुपए मिलेंगे ये फिक्स नहीं है। जैसे अभी एक बार आप समझो कि ट्रेडमार्क आ रहा है, मैंने किसी का ट्रेडमार्क खरीदा हुआ है, मेरी बुक में एसेट आ रहा है, तो अब मैं उसको आगे बेचूंगा। मैंने जितने में खरीदा है वो 1 लाख का खरीदा है, आज उसका नाम मैंने अच्छा कर दिया, तो मैं अब आगे बेचूंगा तो कितने में बिकेगा? वो फिक्स नहीं है, तो वो इंटेंजिबल बन जाएगा, क्योंकि वो नॉन मॉनेटरी भी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस भी है। पक्का? तो नॉन मॉनेटरी होना चाहिए। कहां गई इंटेंजिबल की डेफिनेशन? आइडेंटिफाइबल क्लियर हो गया, नॉन मॉनेटरी क्लियर हो गया, एसेट क्लियर हो गया, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस क्लियर हो गया। हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब ये ऐसे ही है बस। किसके लिए यूज हो? प्रोडक्शन के लिए। टाटा ने हीरो ने पेटेंट खरीदा हुआ है होंडा से, किस बात का? कि आपकी टेक्नोलॉजी यूज करके हम बाइक बनाएंगे, तो वो किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। पक्का? बोलो। अब मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस में मेरे पास ये आईपैड जो है, इसके अंदर ये जो ऐप है वो क्या है? इंटेंजिबल है, अलग से परचेज किया, आईपैड के अंदर से नहीं आई थी। जो आईपैड के अंदर आईओएस बना बनाया आया था, वो तो सारा क्या रिकॉर्ड हो गया? टेंजिबल। अब ऊपर कोई ऐप खरीदी तो वो किसके लिए यूज हो रही है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। वो किसके लिए यूज हो रही है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। रेंटल टू अदर्स, इन्फोसिस ने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रखा है सैप। मान लो इन्फोसिस या विप्रो जिसका भी है, उसने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बना रखा है सैप। वो उसने रिलायंस ट्रेंड्स को क्या दे रखा है? एनुअल लीज पर दे रखा है कि आप जितने बिल काटोगे आपका अपने आप स्टॉक अपडेट और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो वो रेंटल टू अदर्स है विप्रो के पास। पक्का? और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस क्या है? अटेंडेंस का कोई सॉफ्टवेयर है कि आदमी टाइम से आए।
जैसे स्टाफ आ जाता है लेट और वो बोलता है नहीं मैं जल्दी आया था, अब हमने क्या कर दिया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया, जैसे आपका थंब इंप्रेशन लगेगा अपने आप आपका आने का टाइम काउंट हो जाएगा। कोई झूठ बोल ही नहीं सकता, जितनी देर डेली 5-5 मिनट लेट आते हो तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी डिडक्शन हो जाएगी। तो वो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज है कि स्टाफ में क्या लाना है, बोलो। तो ये पर्पज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेन बात क्या है, ये है, इनसे पूछा जाएगा पक्का। चलूं आगे, एक बार रोक, समझ नहीं आया क्या, रोक मत, चल तुम्हारी शक्लें बता रही है, मत रोक मत रोक। गौरव नहीं समझ में आया क्या, पक्का, झूठ मत बोलना, पक्की बात है ना। चलो, तो इंटेंजिबल के लिए क्या पर्पस क्या हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए हो सकता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो सकता है, दूसरों को किराए देने पर के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ सेल में अगर आपने बेचना है, आपने सॉफ्टवेयर बनाया और बेचा, जैसे मैं टैली बनाता हूं और आगे टैली क्या कर देता हूं, सेल, फिर वो इसमें नहीं आएगा, ये शुरू में स्कोप में लिखा हुआ है। एक्सेप्ट का मतलब इन पर ये यस नहीं लगेगा, किन पर नहीं लगेगा, फॉर सेल इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो वो तो इन्वेंट्री आ जाएगा ना, फिर इंटेंजिबल नहीं आएगा। श्योर, आइडेंटिफाइबल हो गया, कंट्रोल हो गया। चलो, मार्केट एंड टेक्निकल नॉलेज, क्या एसेट रिकॉर्ड हो सकता है क्या, जल्दी बताओ भाई। आपके पेरेंट्स हमसे मिलने आते हैं तो हम पता क्या बोलते हैं, मैं जानता भी नहीं बच्चा कौन है क्या है, लेकिन वो पूछते हैं कैसे है, तो मेरे को क्या पता कैसे है। एक एक बच्चे को आप थोड़ी पता है, लेकिन क्या बोल देता हूं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इसका इंटरेस्ट है, अच्छे लगते हैं, थ्योरी में थोड़ा ये बोर फील होता है। उसके आपके पेरेंट्स को क्या लगता है, सबसे ज्यादा यही जानता है हमारे बच्चे को, ये कि ये बात आपने घर पे पढ़ी होती है, 80% बच्चों के लिए यही एप्लीकेबल होती है, बोलो। तो ये मेरे को नॉलेज है कि वो पेरेंट्स आगे भाऊ कैसे हो जाएंगे, लेकिन ये कोई मेरे कंट्रोल में रहने वाली चीज थोड़ी है, तो मेरा कोई कंट्रोल थोड़ी है इस चीज पे। तो मार्केट या टेक्निकल, आपके पापा को अपने बिजनेस का काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन वो एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकती। पहली बात तो वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, वो दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकती। प्लस क्या है, इसके ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी है किसी का। तो मार्केट टेक्निकल नॉलेज क्या नहीं होता, जनरली इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं होता। ये तभी हो सकता है जब वो नॉलेज आपका क्या हो, लीगल राइट से क्या हो, प्रोटेक्टेड हो। जैसे मेरे को पता है टेक्निकल कैडबरी बनाने का फॉर्मूला है मेरे पास, चॉकलेट बनाने का, और उसका लीगल राइट है मेरे पास कि मेरे अलावा इस तरीके से कोई नहीं बनाएगा, तब भले ये रिकॉर्ड हो जाए। अदरवाइज नॉर्मल जो एक्सपीरियंस के साथ आपको नॉलेज आया है वो आपकी इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि वो दूसरों को भी वैसा ही है। मैं एक कोचिंग चला रहा हूँ, मेरे को थोड़ी पता है, सभी टीचरों को पता है कि क्या होता है, बच्चे की ये जनरल समस्या ये है, पक्का। तो वो प्रोटेक्टेड थोड़ी है मेरा वाला लीगल राइट्स। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए एसेट्स के लिए, क्या जरूरी था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब वो जरूरी नहीं है कि मेरे को क्या है, सेल होकर प्रोडक्ट की मतलब वैल्यू ही रियलाइज हो, मेरी कॉस्ट सेव हो जाए तो भी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स है। कोई और क्या हो जाए, बेनिफिट्स हो जाए। जैसे मान लो कि मैंने क्या खरीदा हुआ है, अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, तो जैसे ही स्टाफ अंदर आएगा उसके क्या है, अटेंडेंस लग जाएगी, तो इससे क्या होगा, मेरे को रेवेन्यू थोड़ी जनरेट होगा, लेकिन कॉस्ट बच जाएगी, या वो टाइम से आएंगे, या क्या होगा, डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो बेनिफिट्स तो वो भी है ना, ऐसा थोड़ी है कि क्या है, पैसा ही आना चाहिए। बोलो, कोई ऐसी चीज है जिससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी है जिससे प्रोडक्शन जल्दी हो जाएगा, इस टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन थोड़ा क्या हो जाएगा जल्दी, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। स्टाफ टाइमली आएगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, तो वो क्या होगा, बोलो। आपके टेस्ट के रिजल्ट जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर पर डालता हूँ सीधे तुम्हारे पेरेंट्स के पास चले जाते हैं, तो अलग से कोई रेवेन्यू नहीं आता इसका, अलग से फीस तो आनी आनी है, वैसे भी इसका अलग से कोई रेवेन्यू नहीं आया, लेकिन क्या हुआ, फ्यूचर बेनिफिट्स तो हुए, तुम्हारे पेरेंट्स के माइंड में मेरी मतलब कोचिंग की इमेज क्या होगी, अच्छी होगी। बोलो, सॉफ्टवेयर है, हम सीधा एक्सेल पे नंबर डालते हैं, एक क्लिक करते हैं, हर बच्चे का रिजल्ट सीधा किसको जाता है, उसके पेरेंट्स को जाता है, नंबर जो डाला होता है। तो वो सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल ही है ना, क्योंकि उससे मुझे अलग से कोई फीस थोड़ी आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, लेकिन क्या है, फ्यूचर बेनिफिट्स तो आई ना उससे। रिकॉग्निशन एंड इनिशियल मेजरमेंट, इनिशियली सभी चीजें किस पर आएगी, कॉस्ट पर, और शर्त क्या है रिकॉग्नाइज करने की, प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट आर एट्रीब्यूटेबल टू एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी। उस एसेट के बेनिफिट्स मुझे क्या होंगे, फ्लो होंगे, और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा और बाहर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवा दिया चैरिटी के तौर पर, और मैंने उसको बोला कि आपने इधर उधर काम किया तो मैं मेरा सॉफ्टवेयर क्या ले लूंगा वापस, तो मेरा उस एसेट पर कंट्रोल है, बट उसके बेनिफिट्स मुझे तो नहीं आ रहे, तो मैं भले ही वो क्या है, सॉफ्टवेयर लंबा चलेगा लेकिन मुझे तो बेनिफिट नहीं आ रहे, तो मैं उसको अपनी बुक में एसेट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मेरे लिए वो फिर क्या होगा, एक्सपेंस होगा। बोलो, इधर हॉस्पिटल है अपना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पीबीएम, उनको मैंने सॉफ्टवेयर खरीद के दे दिया, और मैंने क्या बोल दिया कि ये कंट्रोल में मेरा रहेगा, बिलिंग मेरे नाम है, क्योंकि आपने अगर इसको सही से यूज नहीं किया या अपना मतलब
ढंग से यूज नहीं किया तो मैं मेरा सॉफ्टवेयर वापस ले लूंगा, पक्का, चैरिटी के तौर पर दिया है, तो मेरे को उससे बेनिफिट्स नहीं आने वाले, तो मैं उसको एसेट रिकॉर्ड नहीं करूंगा, एक्सपेंस करूंगा। और कॉस्ट मेजरेबल होनी चाहिए, अगर कॉस्ट मेजरेबल नहीं है तो भी एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। गुडविल क्यों नहीं रिकॉर्ड होती, बोलो, कॉस्ट बन ही नहीं सकती। जैसे आज हम कोचिंग चलाने के लिए पार्टी करते हैं, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, कॉस्ट तो लगी रही है ना भाई, रिवीजन वीडियो डाल रहा हूं, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, इतनी फीस ली थी तो रिवीजन वीडियो तो डालना ही पड़ेगा, अब इसका सारी की कॉस्ट लग रही है सिस्टम की सारे। गुडविल कुछ बच्चे सोचते हैं कि क्या है, सर अच्छे हैं कि रिवीजन वीडियो भी डाल दिया। पार्टी करते हैं तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि ठीक है बढ़िया है कि कोचिंग बढ़िया है, और तुम्हारे पेरेंट्स से पूछो वो क्या कहते हैं, ऐसी बकवास कर रहे हैं, मैं बच्चों को भावुक करने के लिए रोक रखा है। तो मुझे नहीं पता कि किस खर्चे से अच्छी इमेज हो रही है, किससे नहीं हो रही है। गुडविल तो मैं ओवरऑल बिजनेस को क्या करने के लिए कर रहा हूँ, डेवलप करने के लिए कर रहा हूँ, तो गुडविल बन भी गई, लेकिन क्या है, कितनी कॉस्ट लगी मुझे नहीं पता। यस और नो, इस बच्चे की बुक हो गई, मैंने कहा ले जा तू एक, वैसे ही ले जा, कोई बात नहीं, मैंने इससे रुपए नहीं लिए, तो ये क्या सोचेगा, इतनी इतनी फीस ली थी, एक बुक एक एक्स्ट्रा दे दी तो क्या हो गया, तो और इसको मैंने दी, तो ये क्या सोचेगा कि सर अच्छे हैं, दोबारा से बुक के चार्ज नहीं लिए। तो ओवरऑल डेली डेली खर्चे तो लग ही रहे हैं इसको, ब्रांड को बनाने में, समर्थ को, लेकिन क्या है, मुझे नहीं पता किससे बन रहा है किससे नहीं। तो इसलिए गुडविल कभी भी सेल्फ जनरेटेड एसेट रिकॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि आप उसकी कॉस्ट मेजर ही नहीं कर सकते, पक्का। अब इंटेंजिबल अलग अलग तरीके से खरीद सकते हैं, और आपको उसको कॉस्ट पे लाना है, और कॉस्ट अलग अलग तरीके पे एस खुद ही बताता है कि सेपरेट एक्विजिशन, सेपरेट एक्विजिशन का मतलब अलग से खुद नहीं खरीदी आपने। जैसे आपने बाहर से टैली खरीद लिया, कोई भी सॉफ्टवेयर खरीद लिया, ठीक है, तो उसमें क्या क्या जुड़ेगा, उसका परचेज प्राइस, उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस, जिनका आपको क्या नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा, अदर देन सब्सिक्वेंट रिकवरेबल। जैसे सॉफ्टवेयर पे जीएसटी लग के आया तो क्या होगा, आप उसका आगे क्रेडिट ले लेंगे तो फिर वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, अगर क्रेडिट नहीं ले सकते तो वो कॉस्ट का पार्ट होगा। तो कोई भी ऐसा टैक्स जिसका क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, अदर देन सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल। अगर वो रिकवर हो जाएगा, मैंने कस्टमर से सेल प्राइस लिया, जीएसटी लिया, उसमें से इनपुट जीएसटी का क्या ले लिया, क्रेडिट, तो वो फिर कॉस्ट का पार्ट नहीं है। कोई और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, ये खुद एग्जांपल दे देता है, प्रोफेशनल फीस या लीगल सर्विसेज। पेटेंट मेरे नाम हुआ तो, या कोई ट्रेडमार्क मेरे नाम हुआ, या मैंने फ्रेंचाइजी ली डोमिनोज की बीकानेर में, तो उसका क्या एग्रीमेंट लिखा जाना चाहिए, कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने लॉयर रखा, तो उसकी क्या होगी, लीगल फीस। या प्रोफेशनल फीस क्या हो गया, जब सॉफ्टवेयर आया तो उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा हमारे कंप्यूटर में, भाई ये आपके तो लेडीज सॉफ्टवेयर इजी से सॉफ्टवेयर होते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आई एग्री, बिना देखे बचाओ, सॉफ्टवेयर की इतनी अच्छी किस्मत है कि सारी लड़कियां उससे एग्री हो जाती है, नालायक। लेकिन आप सीधा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आई एग्री जैसे सॉफ्टवेयर नहीं होते, टेक्निकल सॉफ्टवेयर होते हैं, तो एक इंजीनियर को बोलते हैं कि इसको पहले क्या कर, इंस्टॉल कर, तो वो क्या है, प्रोफेशनल फीस। ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट क्या हो जाएंगे, माइनस, पक्का। अब एमएल, ये तो समझ रहे हो ना, अगर डिस्काउंट दिया तो ये तो क्या हो गया, सेपरेट एक्विजिशन। अब आपने किसी का बिजनेस एक्वायर किया, तो उसकी इंटेंजिबल किसकी आ गई, आपकी, बोलो। जैसे टाटा ने जैगवार लैंड रोवर एक्वायर किया, तो जैगवार लैंड रोवर के पास जितनी भी इंटेंजिबल थी वो किसकी होगी, टाटा की। तो सबसे पहली शर्त तो क्या है कि हमारी बुक में वो एसेट रिकॉर्ड होगी, इवन इफ दैट एसेट हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब जैगवार लैंड रोवर, उसकी बुक में उसका नाम नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसकी ब्रांड नेम की कुछ तो वैल्यू थी, 2 करोड़ में बिकता, 5 करोड़ में, तो सबसे पहले तो वो ब्रांड नेम अलग से डेबिट करेगा। टाटा ने जैगवार लैंड रोवर को खरीदा, ठीक है, जैगवार लैंड रोवर की बुक में पीपी आ रही थी, डेटर आ रहे थे, कैश आ रहा था 400, 500, 200, और इसके खुद के भी कोई इंटेंजिबल्स आ रहे थे, सॉफ्टवेयर वगैरह तो हो सकते हैं ना उसके पास, 300 को। तो टाटा बिजनेस अमेलगमेशन में क्या एंट्री डालता है, सबसे पहले याद है ना, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। उसके बाद में अगली एंट्री क्या करते हैं, पीपी, कितने पर आएगी, 500 पर, फेयर वैल्यू पर आएगी। तो ऐसे ये सॉफ्टवेयर भी किस पर आ जाएगा, फेयर वैल्यू पे, और ब्रांड नेम भी जैगवार का क्या आएगा, फेयर वैल्यू पे। उसकी बुक में नहीं आ रहा था, ब्रांड नेम उसकी बुक में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी बुक में आए चाहे ना आए मुझे मतलब नहीं है, इंटेंजिबल है ना। ब्रांड नेम क्या है, इंटेंजिबल है, आइडेंटिफाइबल है, आगे बेचा जा सकता है, नॉन मॉनेटरी है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है, तो मैं उसको पहले रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद में जो भी मैंने पीसी दिया, मान लो ये सबकी फेयर वैल्यू कितनी आ गई, 900 या 1900, पीसी कितना दिया, 5000, तो एक्स्ट्रा जो दिया वो किस में डालते हैं, गुडविल। तो पहले तो जब अमेलगमेशन में आई है तो सारी एसेट्स किस पर आएंगी, फेयर वैल्यू पर। ये सॉफ्टवेयर भी किस पर आएगा, फेयर वैल्यू पर आएगा, उसकी बुक की कैरिंग अमाउंट से कोई मतलब
नहीं है। उसके बाद में उसकी बुक में चाहे कोई इंटेंजिबल आ रही है चाहे नहीं आ रही है, अगर वो आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस है तो वो मैं अलग से क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद में भी कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो क्या होगा, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो वो क्या है, गुडविल। पक्का। और वो गुडविल इसकी वजह से नहीं है, वो गुडविल किसकी वजह से है, AS14 की वजह से। वो इस एस में नहीं है, वो किस में लिखा हुआ है, AS14। स्कोप में देखो, गुडविल अराइजिंग ऑन अमेलगमेशन, और AS14 में लिखा हुआ है कि इसको कितने साल में राइट ऑफ करना है, 5 साल में। तो अमेलगमेशन की गुडविल इस वजह से नहीं है, कंसोलिडेशन में भी आपकी गुडविल आती थी, याद करो। तो वो AS26 से डील ही नहीं होगी। पक्का। तो अब अमेलगमेशन में कोई इंटेंजिबल आई है तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले उसकी बुक में आ रही होगी तभी रिकॉर्ड करेंगे, या नहीं आ रही तो भी रिकॉर्ड करेंगे, तो भी करेंगे रिकॉर्ड। उसके बाद में क्या है, कॉस्ट को ही क्या मानते हैं इस केस में, फेयर वैल्यू। पक्का। और जो एक्स्ट्रा आ गया वो किस में चला जाता है, गुडविल। पक्का। गवर्नमेंट ग्रांट है तो ये कह देता है AS12 के जैसे करो। अब AS12 में क्या लिखा हुआ है, फ्री ऑफ चार्ज है तो नॉमिनल कंसीडरेशन पर ले आओ, और अगर क्या है कंसेशनल रेट पर दिया है तो क्या होगा, एक्विजिशन कॉस्ट। जनरली गवर्नमेंट ग्रांट में क्या मिलते हैं, रेडियो और टेलीविजन चलाने के राइट, जैसे स्टार स्पोर्ट्स, ESPN पहले थे, अब तो आजकल तो बहुत सारे चैनल हो गए। तो पहले इतने मैच होते थे लेकिन अकेला, अब इनमें से मेरे को एक याद नहीं आ रहा, या तो स्टार स्पोर्ट्स पहले था, ESPN बाद में बना, या ESPN पहले था, स्टार स्पोर्ट्स बाद में बना। एक ही आदमी था जो स्टार स्पोर्ट्स चला रहा था, वो ब्रॉडकास्टिंग राइट लेने पड़ते हैं। आज मैं यूट्यूब चैनल पे कर रहा हूँ, वहां लाखों चैनल है, मेरा रीच ही नहीं हो रही, बताओ, व्यू ही नहीं आ रहे। लेकिन क्या है, बोलो, टीवी पर आता तो 200 चैनल के अंदर हो जाता तो मेरा रीच बढ़ने के क्या हो जाते चांस। लेकिन इसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से। अब गवर्नमेंट ने वो मुझे फ्री में दे दिया। स्टार स्पोर्ट्स को ESPN चलाने का ऐसे ही दे दिया था कि पूरे मैच दिखाई नहीं जा पा रहे, तो आप स्टार स्पोर्ट्स को बोल दिया कि एक और चैनल ले लो आप और आप दिखाओ, तो ESPN उसको फ्री में मिला, तो वो नॉमिनल वैल्यू पर लाएगा, AS12 में लिखा हुआ है। ये बात यहाँ की नहीं है, AS12 पे है। अब लेकिन 100 रुपए की चीज, मतलब 100 करोड़ की चीज 30 करोड़ में दे दी, तब क्या होगा, इंटेंजिबल एसेट टू बैंक कितने से आ जाएगा, 30 करोड़ से। तो अगर फ्री में दे दिया तो नॉमिनल वैल्यू 100-500 पे दिखा दो, ताकि ये दिखता रहे कि इंटेंजिबल है, और नोट्स अकाउंट्स में उसकी क्या लिख देंगे, फेयर वैल्यू। बट फ्री में नहीं दिया, कंसेशनल रेट पर दिया है तो क्या आएगा, एक्विजिशन कॉस्ट। पक्का। समझ गए क्या। कोल माइनिंग के राइट और इस सब फिशिंग राइट से गवर्नमेंट क्या दे देती है फ्री में, जितने भी नेचुरल रिसोर्स है किसके हैं, गवर्नमेंट के। पक्का। बोलो, तो बहुत सारी बार गवर्नमेंट ग्रांट में दे देती है, चार्ज करेगी तब तो बात ही खत्म। एक्सचेंज ऑफ एसेट, एक्सचेंज ऑफ एसेट किसके जैसे होगा, बोलो, AS10 के अकॉर्डिंग। अब AS10 में क्या लिखा हुआ है, फटाफट से सुन लो। मैंने इंटेंजिबल एसेट खरीदी, ओहो, मैंने क्या ली, इंटेंजिबल एसेट डेबिट, टू बदले में क्या दिया, कोई और रिसोर्स, तभी तो एक्सचेंज हुआ। तो मान लो बदले में मैंने अपनी लैंड दे दी, ज्वेलरी दे दी, कुछ भी दे दिया। इनटेंजिबल एसेट कितने से रिकॉर्ड होगी, सबसे पहली चॉइस क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। गिवन अप एसेट क्या है मेरी, लैंड, उसकी फेयर वैल्यू है 500 रुपए, और कैरिंग अमाउंट ऑफ लैंड कितने की आ रही है, 100 रुपए। कैरिंग अमाउंट का मतलब मेरी बुक में लैंड कितने की आ रही है, 100, या ज्वेलरी कितने की आ रही है, 100। तो पहले तो बताओ लैंड हटेगी कितने से, अपनी कैरिंग अमाउंट से। लेकिन इनटेंजिबल एसेट किससे रिकॉर्ड होगी, लैंड की फेयर वैल्यू से। अब अगर आपको लैंड की फेयर वैल्यू नहीं पता है, अगर आपको क्या नहीं पता है, लैंड की फेयर वैल्यू नहीं पता है, तो आप किसकी फेयर वैल्यू ले लो, इनटेंजिबल की। लेकिन पहली चॉइस क्या है, जो एसेट दी है उसकी फेयर वैल्यू, वो नहीं पता है तो क्या ले लो, इंटेंजिबल। जैसे सॉफ्टवेयर लिया है मैंने लैंड देके, तो फिर किसकी फेयर वैल्यू ले लो, सॉफ्टवेयर की। फर्स्ट चॉइस क्या है, लैंड की फेयर वैल्यू। सेकंड चॉइस क्या है, एसेट एक्वायर्ड की फेयर वैल्यू। और ये दोनों ही नहीं पता लग रहा तो आप फिर किस पर रिकॉर्ड करो, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट गिवन अप। अब एक बार मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, एक इंटेंजिबल मैंने खरीदी, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, केस 1 500, और दी बदले में क्या, लैंड, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 510। केस 2 लैंड की फेयर वैल्यू नहीं दे रहा, और ये कितनी दे रहा हूं, 500। केस 3 मुझे दोनों की फेयर वैल्यू पता नहीं लग रही। अब बताओ, और कैरिंग अमाउंट लैंड की कितनी है, 300 रुपए। पहले तो तीनों केस में ये बता दो, लैंड मेरी बुक में से कितने से हटेगी, 300। इनटेंजिबल एसेट कितने से आएगी फर्स्ट केस में, 500 या 510,
लैंड की फेयर वैल्यू। पहली चॉइस क्या है, गिवन अप की फेयर वैल्यू। सो गया क्या मोटू, पहली चॉइस क्या है, गिवन अप, या मोटू सो जाता है मेरा। गिवन अप की फेयर वैल्यू, वो अगर नहीं पता लग रही तो आप क्या लो, एक्वायर्ड एसेट की फेयर वैल्यू। वो दोनों ही नहीं पता है तो क्या होगा, लैंड की कैरिंग अमाउंट तो पता ही होगी आपको, आपकी बुक में आ रही है पक्का। और डिफरेंस किस में चला जाएगा, प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज। सेल मत लिख देना, प्रॉफिट लॉस ऑन एक्सचेंज। श्योर। एक और केस है जब कैरिंग अमाउंट पर ही लेना है, जब एक्सचेंज में क्या नहीं हो, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं हो। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन में क्या नहीं हो, कमर्शियल सब्सटेंस। जैसे मैं इस क्वेश्चन में अभी बताऊंगा क्या होता है कमर्शियल सब्सटेंस। इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू पता है तो भी मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एक्सचेंज लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, तब इसका आंसर ये वाला नहीं होगा, तब इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। ठीक है। अब कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है कि आने वाली चीज और जाने वाली चीज में क्या है, कैश फ्लो, रिस्क, रिवॉर्ड सब क्या होने चाहिए, अलग। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये एक सड़क है और इसमें इधर से फिफ्थ प्लॉट मेरा है और इधर से फिफ्थ सही है, ये इधर से क्या हो गया, ये वाला सिक्स्थ, और ये इधर से क्या हो गया, सिक्स्थ पक्का। ये प्रशांत मिश्री का है, ये बच्चे का है। हम दोनों ने ये कितने कितने रुपए में खरीदा था, 1-1 करोड़ में। हम दोनों ने ये कितने कितने रुपए में खरीदा था, 1-1 करोड़ में। और आज इसकी कीमत कितनी होगी, 50 करोड़। हमें ये प्लॉट बेचना भी नहीं है और अकाउंट्स में प्रॉफिट लाने हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, अल्टा पल्टी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अल्टा पल्टी मतलब एक्सचेंज कर लेते हैं। तो बताओ रूल बताओ, मेरी गई लैंड, मेरी जो लैंड गई उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है, 1 करोड़। अब लैंड कितने से रिकॉर्ड होगी, पीपी में भी यही है, जो असेट दी उसकी फेयर वैल्यू, वो कितनी है, 50 करोड़। और क्या हो गया, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज कितने का हो गया, 49 करोड़। अब आप बताओ, मैं पहले भी उसी उस जैसे, ये बिल्कुल एक जैसे क्यों बोला मैंने, कि एक भी प्लॉट कॉर्नर का नहीं है, इसका जैसा पड़ोसी है वैसा ही इसका पड़ोसी है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं पहले भी जिस चीज का ओनर था सेम लगभग वैसी चीज का ओनर अभी हूं, और उससे मेरे क्या हो गया, प्रॉफिट आने लग गया। एक तरह से मैंने बेची तो है ही नहीं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसमें कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। इस प्लॉट के बदले में मैंने प्लेन खरीदा होता, तो लैंड के रिस्क रिवॉर्ड अलग होते हैं, प्लेन के रिस्क रिवॉर्ड अलग होते हैं, तब हम वो अकाउंटिंग लगाएंगे। ठीक है, ऐसा इंटेंजिबल में होगा। अगर आपने एक जैसे से सॉफ्टवेयर एक्सचेंज कर लिया तो क्या होगा, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, तो आप क्या नहीं करोगे, फिर फेयर वैल्यू वाली अकाउंटिंग नहीं लगाओगे। श्योर। अरे बोल पाडू, समझ रहा है क्या, सोच गया क्या पाडे। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये आपको पहले ही बता दिया, ये रिकॉग्नाइज नहीं होगी। ठीक है, खोलो ना, क्योंकि इसकी कॉस्ट मेजरेबल नहीं है। हम दिन भर खर्चे करते हैं, डेली एस्थेसिस कराते हैं, क्या पता किससे गुडविल बन रही है, क्या पता किससे नहीं बनी पक्का। अब आता है इंटरनली जनरेटेड। जैसे पीपी में हम क्या बोल देते हैं, खुद से बिल्डिंग बनाई, वैसे इसमें क्या है, खुद से इंटेंजिबल बनाई, खुद रिसर्च करेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटेंजिबल का फॉर्मूला बनाएंगे। तो कैसे कैसे एक्वायर कर सकते हो आप इंटेंजिबल को, सेपरेट एक्विजिशन मतलब किसी और ने बनाई, आपने खरीदा, जैसे सॉफ्टवेयर खरीद लिया। ठीक है, अमेलगमेशन में आ सकती है, गवर्नमेंट ग्रांट में आ सकती है, और एक्सचेंज में आ सकती है। उसके बाद क्या है, खुद इंटरनली जनरेट कर सकते हो, खुद से ही आप रिसर्च करके क्या करोगे, कोई फॉर्मूला, कोई लाइसेंस कुछ जनरेट करोगे। ठीक है, तो इसमें दो फेज होती है, एक रिसर्च फेज और एक डेवलपमेंट फेज। मुझे क्या बनानी है, उड़ने वाली कार बनानी है, तो मैंने अपने साइंटिस्ट को बोल दिया अब रिसर्च करने लग जाओ कि कार क्या होनी चाहिए, उड़नी चाहिए। ठीक है, मुझे क्या समझ गए क्या, मेरे को दवाई बनानी है क्या, किस चीज की, कि इन सीए के बच्चों को बेचारे पढ़ते तो हैं, डेप्रिसिएशन लग जाता है इनकी बुद्धि पे, 10 दिनों में वापस भूल जाते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन ना लगे, एक बार पढ़े उसके लिए, तो मैंने इसको साइंटिस्ट को बोल दिया कि क्या रिसर्च करो कि याददाश्त खराब ना हो पक्का। तो कुछ भी, किसी भी, जैसे बाल खाली पड़े हैं बेचारे, इसको उगाने वाली दवाई नहीं बनी आज तक, तो मैंने साइंटिस्ट को बोला कि क्या करो, इस चीज की दवाई बनाओ। तो वो पहले क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, और जब उनकी रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगी तब वो उसको प्रोडक्ट को क्या करना स्टार्ट करेंगे, डेवलप। तो दो फेज होती है, रिसर्च और डेवलपमेंट पक्का। रिसर्च फेज का मतलब क्या है, ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच कर रहे हैं कि चीज बन सकती है या नहीं। ठीक है, अंडरटेकन विद प्रोस्पेक्ट ऑफ गेनिंग न्यू साइंटिफिक और टेक्निकल नॉलेज, ताकि क्या, कोई नया नॉलेज हम गेन कर सके, उसका प्रोस्पेक्ट का मतलब पॉसिबिलिटी के साथ। हमें आज की डेट में ये नॉलेज नहीं है कि बाल उगने वाली कोई दवाई है या नहीं,
तो उसके लिए रिसर्च कर रहे हैं, इस केमिकल को मिलाया, उसको मिलाया, नहीं बनी, उसको मिलाया, इसको मिलाया, नहीं बनी, इसको मिलाया, उसको मिलाया, दवाई तो बन गई, आदमी के हार्ट अटैक आ जाएगा। जैसे बहुत सारी देशों में बहुत सारी दवाइयां, जैसे कॉमीफ्लैम अपने इंडिया में चलती है, बाहर क्या है नहीं बेचने देते, क्योंकि ये क्या है लीवर को अफेक्ट करती है। तो 100 तरीके कर रहे हैं, बन ही नहीं पा रही है, तब तक क्या है रिसर्च फेज, तब तक क्या है रिसर्च फेज। और डेवलपमेंट फेज किसको बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। अब रिसर्च की फाइंडिंग्स को हमने अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि हम क्या कर सके, नया और इंप्रूव्ड मटेरियल, डिवाइस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, सिस्टम। सिस्टम तक क्या माने जाएंगे? इंटेंजिबल। अभी जैसे हमारे को नहीं पता, तो मैंने एक सिस्टम डेवलप किया कि सबसे पहले कोई बच्चा आएगा तो यहाँ बैठेगा, उसके बाद में उसको इस तरह से बताया जाएगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। और उसका मैंने क्या कर लिया, वो ऐसा किसी और के पास नहीं है, तो उसका मैंने क्या कर लिया, जिससे जैसे फैक्ट्री है, रॉ मटेरियल यहाँ की बजाय यहाँ पर आना चाहिए, इस जगह की बजाय क्या है यहाँ स्टोर होना चाहिए, यहाँ पर क्या है इस तरह से चलना चाहिए। लेबर को, इस वाली लेबर 3 दिन फ्री रहती है, इसको क्या कर दो, छुट्टी कर दो। जब तक फर्स्ट सेकंड प्रोसेस का काम ही नहीं होता तब तक ये ऐसे ही बैठा रहता है। तो इस तरह का कुछ सिस्टम डिजाइन किया, तो उसका भी आपको क्या मिल जाता है, पेटेंट। तो जो भी आप बना रहे हो, उसको रिसर्च की थी, उसको आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अप्लाई। तो रिसर्च फेज में तो आपने कल को कैपिटलाइज कर लिया, और बाद में वो चीज सक्सेसफुल हुई नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए रिसर्च में कभी भी कोई इंटेंजिबल नहीं आएगी। रिसर्च फेज के खर्चे हमेशा हमेशा कहाँ जाएंगे, पी इंडल में। डेवलपमेंट फेज के खर्चे हमेशा हमेशा क्या होंगे, कैपिटलाइज, अगर ये 6 शर्तें पूरी हो जाए तो डेवलपमेंट फेज के खर्चे क्या होंगे, कैपिटलाइज, अगर ये 6 कंडीशन पूरी हो जाए। पहला क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल। जो भी आप कर रहे हो वो आपके लिए फिजिबल हो गया कि अब ये चीज बन जाएगी। इंटेंशन टू कंप्लीट, काम पूरा करने का आपका इरादा भी होना चाहिए। टाटा ने नैनो बनाई, उसके लिए रिसर्च चली पहले कि 1 लाख की कार बन सकती है, यानी उसने 100 बातें सोची होगी। इंजन हल्का है तो फ्लाईओवर पर जाएगी, यानी कीचड़ में जाएगी, यानी बारिश में जाएगी, यानी ऊपर कुत्ते बैठ जाते हैं तो वो कहीं कुत्ता अंदर ही ना आ जाए, मटेरियल हल्का लगाए। तो 100 बातें रिसर्च करी, लेकिन उसको लोगों ने बताया कि आप इतनी सस्ती कार मत बनाओ, एक तरफ आप सफारी बेच रहे हो, ये क्या होगा, नहीं चलेगा। और चला भी नहीं उसका। लेकिन क्या है, उसके उसी समय समझ में आ जाती है कि ये नहीं करेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, ये टाटा की इमेज खराब हो जाएगी, सस्ती कार बनाएंगे। तो उसका इंटेंशन टू कंप्लीट नहीं भी रहता, तो डेवलपमेंट फेज का खर्चा फिर कहां चला जाएगा, पी एंडल में। तो डेवलपमेंट फेज के खर्चे ऐसे नहीं है कि सीधा कैपिटलाइज होगा, ये शर्तें क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। उसके बाद में क्या, एबिलिटी टू यूज और सेल द इंटेंजिबल एसेट। ये तो उसके क्या है, ये आप जो बना रहे हो उसको बेच पाओगे, या जैसे कॉमीफ्लेम या दवाई तो बना ली बाल उगने वाली, लेकिन इससे क्या होगा, किडनी खराब हो जाएगी, ये खराब हो जाएगी, सरकार ने मुझे क्या नहीं दिया, परमिशन नहीं दी, तो मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा, पक्का। और ये दो बातें तो क्या, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट कैन बी मेजर रिलायबली। ये तो वैसे भी हर इंटेंजिबल के लिए है, चाहे इंटरनली जनरेट करो या ना करो, हर इंटेंजिबल के लिए ये ना ये। और टेक्निकल, फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। अब मैं कोई ऐसा सिस्टम ला रहा हूं जिससे क्या है, जैसे इंडिया में पहले लाइव नहीं पढ़ा सकते थे, क्यों नहीं पढ़ा सकते थे, इतनी स्पीड का इंटरनेट ही नहीं था। तो मैंने सोच तो लिया कि ये चीज बन सकती है, लेकिन इसके लिए 8G स्पीड का चाहिए, जो भी नहीं है। तो टेक्निकल रिसोर्स नहीं है, फाइनेंशियल आप समझते ही हो। अब ये रिसर्च कर रहे थे, इस साइंटिस्ट को अपने पार्ट का नॉलेज था, इसको अपने पार्ट का नॉलेज था। अब इससे मेरा झगड़ा हो गया, इसने कहा कि तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना, जाओ, तो अदर रिसोर्स नहीं रहा, या ये मर गया तो क्या है, अदर रिसोर्स नहीं रहा, तो फिर मेरी पूरी नहीं हो सकती। तो ये कुल मिला के क्या इंश्योर कर रहे हैं कि आपका इंटेंशन भी होना चाहिए, चीज पूरी भी हो सकती है, उससे बेनिफिट्स भी आने चाहिए, तब जाकर आप क्या है डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर क्या करोगे, कैपिटलाइज। हाँ, पेपर में कुछ नहीं लिखा होगा तो डेवलपमेंट फेज के बारे में आप हमेशा क्या करोगे, कैपिटलाइज, और रिसर्च फेज के हमेशा कहाँ भेजोगे, पी। अब ये एग्जाम्पल्स है, ये पढ़ लेना, थियरी में आएंगे। रिसर्च फेज के खर्चों के एग्जाम्पल और डेवलपमेंट फेज के खर्चों के एग्जाम्पल, पक्का। रीस्टेटमेंट नहीं होगा कभी भी, जो एक बार पीएनएल में गया वो गया। पहले रिसर्च फेज चल रही थी, मैंने खर्चा कहां डाल दिया, पीएनएल में। अब आगे क्या स्टार्ट हो गया, डेवलपमेंट फेज। तो मैं कह रहा हूं कि अब तो उसका भी फायदा ये, उस रिसर्च को कैपिटलाइज करूंगा, तो बकवास नहीं। एक बार जो पीएनएल में गया सो गया, एक बार जो छोड़ के गए तो क्या है, वापस कैपिटलाइज होने का मतलब ही नहीं, पक्का। अब ये खुद कहता है कि इन खर्चों को क्या नहीं मानना, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट का पार्ट मत मानना। मतलब ये एक्सपेंस साफ साफ लिख दिया कि क्या होंगे, पी एंड एल में जाएंगे। सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड। अब मैंने क्या बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, अब उसको बेचने के लिए मार्केटिंग टीम लगी हुई है, तो वो क्या होगा, इन सॉफ्टवेयर की कॉस्ट का पार्ट नहीं। क्लियरली आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस जैसे कैपिटलाइज नहीं होते, वैसे क्या है, ये अब नॉर्मल लॉस की बजाय इनडायरेक्टली क्या वर्ड लिखा हुआ है कि ऐसी, जैसे मैंने ये मटेरियल आया था मेरे पास रिसर्च करने के लिए कि दवाई बन सकती है या नहीं, लेकिन ये मटेरियल गिर गया, चाहे डेवलपमेंट फेज में गिर गया, तो ये तो क्या है, कॉस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए ना। तो ये एक टाइप का क्या है, अब नॉर्मल लॉस, पक्का।
डेवलपमेंट फेज कर रहे थे, हम फैक्ट्री डिजाइन डाल रहे थे, रिसर्च पूरी हो चुकी है, फैक्ट्री का क्या कर रहे थे, साइंटिस्ट लगे हुए थे, ये बता रहे थे ऐसे करो वैसे करो, तो उनकी कॉस्ट ही तो क्या होगी, इंटेंजिबल। भाई साइंटिस्ट ने बोला 5 करोड़ रुपए का ये प्लांट खरीदो, वो खरीदा तो वो 5 करोड़ तो टेंजिबल है, लेकिन साइंटिस्ट बता रहा है ये चीज यहाँ लगाओ, ये चीज यहाँ लगाओ, उसी को ही पता है ना कि कैसे आगे करना है, तो वो बता रहा है, वो किसका पार्ट है, इंटेंजिबल का। लेकिन 4-5 दिन क्या है, स्ट्राइक रही, बट उनकी सैलरी लगती रही, तो वो क्या है, आइडेंटिफाइड इनएफिशिएंसीज, तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। पक्का। ट्रेनिंग टू स्टाफ द ऑपरेट द एसेट, ट्रेनिंग टू स्टाफ, ट्रेनिंग द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग द स्टाफ टू ऑपरेट द एसेट। अब मैंने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, लेकिन चलाना भी तो आना चाहिए, तो उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी स्टाफ को, तो वो कोई स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट का पार्ट थोड़ी। पक्का। और फिर से ये खर्चे हमेशा कहाँ जाएंगे, पी&एल में, ये एस में लिखा हुआ है। स्टार्टअप एक्टिविटीज, कोई कंपनी बना रहे हो तो उसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या उसको लीगल फीस, उसको एस्टेब्लिश करने की, रजिस्ट्रार को पैसे दिए, सेक्रेटरियल कॉस्ट, एक्सपेंडिचर टू ओपन अ न्यू फैसिलिटी, बिजनेस कोई मुहूर्त करने के खर्चे, ये सब खर्चे क्या होंगे, हमेशा कहाँ जाएंगे, पी&एल में। तो इनको लर्न करने, एडवर्टीजमेंट, ट्रेनिंग, एक जगह से दूसरी जगह के जाना, ये सब खर्चे कहाँ जाएंगे, पी&एल। पढ़ लेना इनको, ठीक है। पास्ट एक्सपेंस कभी भी वापस एसेट नहीं होंगे, ये हमने पहले ही कर लिया। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, अगर एक बार इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड हो गई, तो उसके बाद में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर हुए तो क्या होगा, वो कैपिटलाइज कब होंगे दोबारा से, कि वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को बढ़ा देंगे, किससे ज्यादा, ओरिजिनली एसेट स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस से। और वो मेजर हो सकते हैं, मेजर होना तो हर बार ही रहेगा रहेगा, क्योंकि मेजर ही नहीं होंगे तो एंट्री कैसे डालोगे। अब मैंने एक सॉफ्टवेयर खरीदा था, ठीक है, वो उसमें बग्स आ गए, उसको ठीक कराया, सही चल रहा था, कुछ बग्स आ गए, ठीक कराया, तो ठीक कराने के खर्चे क्या ओरिजिनल से बेटर बना देंगे, नहीं, वैसा ही तो करेंगे, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस में चला जाएगा। बट उसमें कुछ कमियां थी, जैसे मान लो कि ये सॉफ्टवेयर है, उसमें जैसे टीडीएस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, टैली, अब उसमें टीडीएस का अपने आप से नहीं आता है। अब मैंने कुछ उसमें सिस्टम डलवाया कि जैसे उसमें रेंट आए 2,40,000 से ज्यादा, तो अपने आप से क्या आ जाए, टीडीएस वो याद करवा दे, समझ रहे हो। जीएसटी की रेट वो अपने आप से क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट बेचता हूं, उसको डेवलप करवाया, दोबारा से उसमें करा कि जैसे मैं ये प्रोडक्ट डालूं तो जीएसटी की रेट फ्लैश होने लग जाए, टीडीएस फ्लैश होने लग जाए, तो वो तो ओरिजिनल से क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है, तो वो उस सॉफ्टवेयर की कॉस्ट का क्या होगा, पार्ट होगा। पक्का। मेजरमेंट सब्सीक्वेंट टू इनिशियल रिकॉग्निशन, अब देखो पीपी क्या होती है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों पे आती है। पीपी किस पर आती है, जैसे स्टार्टिंग में तो हमेशा किस पर ही आएगी, कॉस्ट पर, ईयर एंड पर आप उसको रिवैल्यूएशन मॉडल में रख सकते हो, फेयर वैल्यू पर ला सकते हो, लेकिन इनटेंजिबल में ऐसा नहीं है, ये हमेशा और हमेशा किस पर रहेगी, कॉस्ट मॉडल। पीपी को आप किस में ला सकते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल। अब उसके बाद में उसका कैसे चलता रहेगा, अमोर्टाइजेशन तो करोगे ही करोगे, और इंपेयरमेंट आ गया अगर 38 के अकॉर्डिंग, तो वो भी लगाओगे, लेकिन कभी भी इसको वापस वापस किस पर नहीं लाना, फेयर वैल्यू पर। अमोर्टाइजेशन पीरियड कितना लेना है, जो भी उसका बेस्ट एस्टिमेट है इसकी यूजफुल लाइफ का, जो भी आपका क्या है, बेस्ट एस्टिमेट है यूजफुल लाइफ का, ठीक है। और अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कब से करना है, जब आप एक्चुअली यूज करना स्टार्ट करते हो, नहीं, जब अवेलेबल फॉर यूज हो गई है। आज ये चीज अवेलेबल फॉर यूज है, यू पुट इट ऑन यूज ऑन दिस डेट, तो कब से डैप लगाना, अमोर्टाइजेशन लगाना है। अब मेरे से डैप निकल जाए तो एक ही बात है, ठीक है, कब से लगाना है, यहां से, जब वो अवेलेबल फॉर यूज है तब से। अब देखो इनटेंजिबल के बारे में प्रॉब्लम क्या आती है, कि इनकी लाइफ एस्टिमेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने टेलीकॉम लाइसेंस ले लिया, तो मुझे क्या लग रहा है कि इससे बेनिफिट चलते रहेंगे लंबे समय तक, लेकिन ओटीटी आ गया तो आजकल टीवी की लाइफ वैसी है, उस लाइसेंस की वैल्यू वैसी खत्म हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि अगर आपको पता लगता है, जैसे मैंने एक फ्रेंचाइजी ली है डोमिनोज से, वो 5 साल के लिए बिल्कुल क्लियर है, तब तो ठीक है, नहीं पता लगता तो आप किसी भी सूरत में किससे ऊपर नहीं जाओगे, 10 साल से। और ये रेब्यूटेबल है, अगर आप साबित कर दो कि क्या है, 10 साल से ज्यादा बेनिफिट होगा, तो आप कितने में भी ले सकते हो, 10 से ज्यादा में भी। मैंने क्या किया, डोमिनोज के फ्रेंचाइजी राइट्स लिए आगे कितने सालों के, 20 सालों के, तो मैं उस फ्रेंचाइजी राइट्स को इंटेंजिबल रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन क्या है, उसको 20 में अमोर्टाइज करूंगा। लेकिन मैं टी सीरीज हूं, मैंने अरिजीत सिंह से गाना गवाया, ठीक है, और वो मेरा इंटेंजिबल हो गया। अब अरिजीत सिंह का नहीं है, उसके ऊपर सारा कॉपीराइट किसका है, मेरा है। अब चाहे गाना ऐप पे बिके, चाहे आईफोन वाला डाउनलोड करे, वो सारा रेवेन्यू मेरा आएगा, यूट्यूब का रेवेन्यू मेरा आएगा। तो अरिजीत सिंह को तो मैं 2 करोड़ दे दिया। अब ये आइडेंटिफाइबल भी है कि इसको आगे बेचा जा सकता है, नॉन मॉनिटरी भी है, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा इस गाने का मुझे नहीं पता, कितने सालों तक चलेगा, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस भी है, लेकिन अब इसकी लाइफ कितनी आएगी। जैसे लता मंगेशकर का गाना है, मेरे वतन के लोगों, जिंदगी भर चलेगा, तो उसकी अब लाइफ में दिक्कत आएगी, तो उन्होंने बोल दिया 10 साल में अमोर्टाइज करना है। कितना में कर देना, 10 साल में, क्योंकि इंटेंजिबल की लाइफ में दिक्कत आती है, तो इन्होंने क्या बोल दिया, 10 साल में। हाँ, अगर आप साबित कर दो, जैसे डोमिनोज के फ्रेंचाइजी राइट साफ क्लियर है कि कितने सालों के लिए है, 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, तब क्या होगा,
15-20 साल में राइट ऑफ करेंगे। रेजिडियल वैल्यू कितनी होती है? अब देखो टेंजिबल होता है तो उसका कुछ ना कुछ मिल जाता है, भाई एसी है तो कबाड़ तो बिकेगा, लेकिन इसमें ये कहता है रेजिडियल वैल्यू नील लेना। एक ही एक्सेप्शन है, कब नील मत लेना, जब कमिटमेंट हो थर्ड पार्टी से। जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है, 5 साल बाद मैंने पहले से इससे बात कर ली कि मैं तो अपना एडवांस सॉफ्टवेयर लूंगा, तू ये वाला लेना, और इसने बोल दिया कि मैं इतने रुपए में ये सॉफ्टवेयर खरीद लूंगा आज ही, तो थर्ड पार्टी का कमिटमेंट है, तब मैं रेजिडियल वैल्यू लूंगा। और या फिर किसी चीज का क्या हो, एक्टिव मार्केट हो। एक्टिव मार्केट का मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर सेलर हो, बार बार ये सेल होता हो, जो इंडिया में ट्रेडमार्क कॉपीराइट पेटेंट इन सबके नहीं है, तो एक्टिव मार्केट हो। और वो एक्टिव मार्केट कब तक रहेगा, जब आपकी एसेट की लाइफ एंड होगी। आज है लेकिन 10 साल बाद मेरी एसेट की लाइफ एंड होगी, उस समय तो ना हो, तो उस समय रहने का और वहां से मुझे आइडिया लग सकता है। तो इस केस पे तो बहुत कम होता है, लेकिन कोई कमिटमेंट कर दे तब आप रेजिडियल वैल्यू लोगे, अदरवाइज क्या लोगे, जीरो। हर साल अमोर्टाइजेशन मेथड को क्या करोगे और पीरियड को क्या करोगे, रिव्यू करोगे हर साल। हर 1 साल के बाद में, जैसे आपने 10 साल लाइफ ले ली, लेकिन अब आप वापस चेक करो हर साल के बाद में, कहीं 8 तो नहीं होगी है, कहीं 6 तो नहीं होगी है, कहीं कुछ और तो नहीं होगी। पक्का अमोर्टाइजेशन मेथड आपने एसएलएम लगा रखा है, आपको अब क्या लग रहा है कि कोई और बेसिस ठीक है, डब्ल्यूडीवी ठीक है, तो हर साल एक बार रिव्यू करो। और अगर रिव्यू करते हो तो इसको क्या मानते हैं, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज 5 के अकॉर्डिंग। पक्का। और कैरिंग अमाउंट की रिकवरी, कैरिंग अमाउंट कभी भी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस का हायर, वो सब किस पे सुन लेना, इंड एस सॉरी एस 28 के साथ सुन लेना, उसमें निकालते थे ना रिकवरेबल अमाउंट। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल आप क्या कर लेना, अपने आप से पढ़ लेना, कब हमें डी रिकॉग्नाइज कर देनी है इंटेंजिबल, जब बेच दें, डिस्पोज हो जाए, और या फिर क्या है जिससे कोई फ्यूचर बेनिफिट ना ले। जैसे मेरे पास न्यूक्लियर प्लांट लगाने का क्या मिलता है, लाइसेंस। हर एक आदमी क्या नहीं लगा सकता न्यूक्लियर प्लांट, तो मेरे को प्राइवेट लाइसेंस मिला हुआ था। अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि अब्यूज हुआ है इसका, कि न्यूक्लियर एनर्जी कहीं गलत कामों में यूज हुई है, इन्होंने बम बम बनाए हैं, तो उन्होंने क्या कर दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो मेरा कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अब उससे नहीं रहा, भले ही क्या डिस्पोज नहीं किया है, तो मेरा बेनिफिट नहीं रहा, तो वो लाइसेंस क्या हो जाएगा, डी रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन। हाँ बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, आईसीआई के क्वेश्चन। कंपनी ने 45 लाख पब्लिसिटी और रिसर्च पे लगाए कोई नया प्रोडक्ट के लिए, बताओ क्या कैपिटलाइज होगा या नहीं, होगा या नहीं, जल्दी बताओ। अरे पब्लिसिटी रिसर्च पढ़ा था ना, ट्रेन एडवर्टीजमेंट और ये सब कभी भी रिसर्च भी नहीं होगा, पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट ही तो है, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। अब थियोरी ढंग से याद कर लेना, पक्का ना, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा। और इसमें तो लिखा हुआ है क्या, फेल हो गया है, प्रूव टू बी अ फेलियर। अगर ये सक्सेसफुल भी हो जाए ना, तो भी पब्लिसिटी के खर्चे कभी भी क्या नहीं होंगे, कैपिटलाइज। पब्लिसिटी करी, बच्चे आए नहीं, फेल हो गए, तो क्या होगा, पिंडल में जाएगा। बच्चे आ भी जाएं तो पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट कोई अलग से क्या आइडेंटिफाइबल रिसोर्स नहीं है कि अलग बेचा जा सके, आइडेंटिफाइबल भी तो होना चाहिए। दूसरा क्या, एडवर्टीजमेंट बजट था मेरा 2 करोड़ का, एक कंपनी थी जिसका टर्नओवर है 250 करोड़, एडवर्टीजमेंट बजट उसका कितने का है, 2 करोड़ का। उसने एक मार्केटिंग करी और उससे उसको क्या लग रहा है कि टर्नओवर कितना बढ़ जाएगा, 25 करोड़, और कंपनी ने 2 लाख रुपए पीएनएल में डेबिट कर दिए। सही है गलत, सही है। अब आपको बेनिफिट हो जाएंगे, ठीक है, एडवर्टीजमेंट करेंगे तो फ्यूचर बेनिफिट्स हो सकते हैं, टर्नओवर बढ़ जाएगा, लेकिन कोई आइडेंटिफाइबल रिसोर्स आपके कंट्रोल में नहीं आया है कि आप इसको आगे बेच सको और ये सब करो। पक्का, तो ये कहां जाएगा, पीएनएल। ये अगेन, ये एबी लिमिटेड ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके लिए रिसर्च के लिए उसने कितने रुपए करे, 20 लाख। और मार्केट को, मैनेजमेंट को क्या लग रहा है कि अगले 10 सालों तक मार्केट में बेच ही नहीं सकते, तो अगर डेवलपमेंट स्टार्ट भी हो जाता ना, तो भी उसकी 6 कंडीशन थी, उसमें क्या लिखा हुआ था कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और होंगे, तो इसमें तो लिखा ही रिसर्च है, लेकिन डेवलपमेंट स्टार्ट भी हो जाती तो भी इस लाइन की वजह से ये क्या होगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। अब मैनेजमेंट डेफर करना चाहता है, तो मैनेजमेंट चाहते तो हम भी बहुत कुछ है, मैनेजमेंट के चाहने से नहीं होगा, पीएनएल में जाएगा। ठीक है, 13th का फर्स्ट, 23 लाख किसको दिया मैंने, लीगल एडवाइजर को। डिफेंडिंग द पेटेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरे नाम एक पेटेंट है, ठीक है, मेरे नाम क्या, देखो पहले बताओ, कोई केस डिफेंड करते हैं तो क्या होता है, वो पेटेंट मेरा है, तुम यूज कर रहे हो, मैंने केस करा, तो क्या होगा, तुमने यूज करना बंद कर दिया, तो मेरा पेटेंट बेटर बेटर तो नहीं हो गया ना, मेरा पेटेंट क्या नहीं हो गया, बेटर तो नहीं हो गया ना, वो तो वैसा ही रहा ना। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कब होते हैं, जब क्या हो, बेटर हो। तो बेटरमेंट तो हुआ ही नहीं ना, पहले से ज्यादा बेनिफिट्स थोड़ी आएंगे, मेरा पेटेंट मेरे पास रह गया बस, बोलो।
समझ रहे हो क्या? तो ये कैपिटलाइज नहीं होगा, इससे सिर्फ मेंटेनेंस बोल सकते हैं, रिपेयर बोल सकते हैं। आंसर पढ़ो एक बार इसका, कौन सा है? शुड नॉट बी कैपिटलाइज और चार्ज टू पी एंड एल। पक्का? नेक्स्ट क्या है? रिसर्च पब्लिसिटी, पता ही है आपको। पहले आपने पीएनएल में चार्ज कर दिया था क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे थे कैपिटलाइजेशन के। अब करंट ईयर में क्या है, अप्रूवल मिल गई, तो पहले मैंने पीएनएल में क्यों चार्ज किया था? क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ था कि कंप्लीट टेक्निकल फिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने मुझे रोका हुआ था, कोई अप्रूवल मिली ही नहीं थी, तो मैं तो कहां डाल रहा था? पीएनएल में फ्यूचर बेनिफिट्स दिख नहीं रहे थे। याद है ना डेवलपमेंट की 6 शर्तें हैं। तो अब आज अप्रूवल मिल गई तो मैं पुराने वाला कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, प्रायर पीरियड आइटम डाल के। भारी भारी वर्ड डाल रहा है, प्रायर पीरियड आइटम डाल के। ऐसे कराओ, गलती थोड़ी थी, बस रूल ही है कि नहीं करना कैपिटलाइज। तो ये गलत है, सही है? गलत है। ये सिर्फ अगला फिर मार्केटिंग का है, तो कहाँ डालना है? पीएनएल में। अब आओ 10th पे और इस पर स्टार लगाओ। स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड अ पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹80 लाख। स्विफ्ट लिमिटेड ने एक पेटेंट खरीदा, कितने रुपए का? 80 लाख का, और 5 साल की इसकी लाइफ ले ली। और कंपनी ने 2 सालों में कितना अमोटाइज कर दिया? 10 लाख पर एनम। तो 2 सालों बाद ये कितने का हो गया? 10 लाख, 10 लाख कितने का हो गया? 20 लाख कम हो गया, तो कितने का रह गया? 60 लाख का। अब कंपनी क्या कर रही है इसके बाद? आफ्टर 2 years इट वॉज फाउंड दैट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 years। पहले हमने क्या सोचा था? 5 साल। तो 5 साल सोचा था, तो 80 लाख डिवाइड बाय 5, 16 आना चाहिए। लेकिन इसका कोई और मेथड रहा होगा। लाइफ 5 साल है लेकिन आगे बेनिफिट ज्यादा होंगे, तो आगे करना होगा। मैंने कब कहा कि एसएलएम ही होना चाहिए? इसलिए इसने 10-10 लाख ही राइट ऑफ किया है। लेकिन अगर एसएलएम होता और 5 साल लाइफ होती तो 16-16 होता। लेकिन अब ये खुद कह रहा है 10 लाख है, तो क्या अपने को आपत्ति है? और पक्की बात है, इसका कोई बेनिफिट क्या का रेशो कुछ अलग रहा होगा, इसलिए इसने 10-10 किया। आगे 3 सालों में बेनिफिट ज्यादा सोचे होंगे। लेकिन अब तो 2 साल बाद इसको क्या लग रहा है कि अब ये आगे 5 साल और चल जाएगा। तो मतलब अब इसके ने क्या करा? अभी पढ़ा था ना, हर साल क्या चेंज करना है? अमोर्टाइजेशन मेथड क्या करना है? चेक करना है। और अमोर्टाइजेशन पीरियड भी चेक करना है। तो पहले हमें 5 लगा था, अब टोटल कितना लग रहा है? 7, क्योंकि आज से अब कितना लग रहा है? 5। और अब ये कह रहा है कि आगे 5 साल के बाद, 5 सालों के कैश फ्लो ये है। तो अब आगे से हम 10-10 लाख राइट ऑफ नहीं करेंगे। आगे 5 सालों में किस रेशो में राइट ऑफ करेंगे? इस रेशो में। लेकिन किस अमाउंट को करोगे अब? 80 लाख को या 60 लाख को? 60 लाख को इस रेशो में अमोर्टाइज करोगे। ठीक है। फाइंड आउट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ पेटेंट फॉर ईच ईयर। पढ़ो फटाफट से आंसर में। पहले क्या किया इसने? 10-10 लाख राइट ऑफ कर दिया, कितना रह गया? 60 लाख। अब ये 60 लाख को इस रेशो में राइट ऑफ करेंगे तो ये आएगा। अब इसने पहले इस रेशो को क्या किया है? ऐसे सिंपल किया। ये बना लोगे ना? पक्का? अरे बोलो, ये कर लोगे ना? अमोर्टाइजेशन रेशो बना लोगे कि टोटल बिठाना है मुझे एक, ये प्लस ये मिलकर क्या हो गया? तो चेंज हो गया। पक्का? और इसके बिना भी होए तो जाएगा ही ना। ये अमाउंट कैसे आएगी फटाफट से बताओ? ये अमाउंट 60 lakhs इंटू 36/200। समझ गए क्या? तो ये रेशो वेशो बिठाते रहना, कोई खास बात नहीं। तो आपको करना क्या है? पक्का? तो हमें कैसे राइट ऑफ करना है? बोलो। पहले क्या कर, अब देखो मेरी बात सुनो, ये 2-3 बार पूछा हुआ है, एक बार मैं वापस से बताता हूँ। ऐसे आया ये क्वेश्चन। मान लो एसेट की कैरिंग अमाउंट खरीदा कितने में? एसेट को 100 में खरीदा, या जो भी है उसके इनिशियल रिकॉग्निशन पर इतना आया, खुद बनाया तो भी। अब बेनिफिट्स का रेशो दिया, या 1 लाख कर लो इसको। 10,000, 15, कितना हो गया? 25, 10, 12, 37 और 13। ठीक। तो कितना कितना राइट ऑफ करोगे? 1 लाख। फर्स्ट ईयर का अमोर्टाइजेशन कितना लिखेगा? 10/50, कितना हो गया? अगले साल कितना हो गया? 1 लाख इंटू 15/50, कितना हो गया? ये कितना अमोर्टाइज हो चुका है? अब क्वेश्चन कहता है कि 2 साल के बाद। पहले क्या आएगा कि 1 लाख का है,
और एक्सपेक्टेड बेनिफिट ये है। उसके बाद क्या है, 2 साल बाद हमने क्या देखा कि अभी आगे कितने साल और चल जाएगा, 3 साल, और सब्सिक्वेंट बेनिफिट्स कितने कितने हैं, 12,000, 13,000 और 12 की बजाय 13,000, 15, 13, 15 कितने हो गए, 28 और 2, 30। तो पहले आपको क्या दिया उसने कि हमने यहां पर तो क्या सोचा था ये 4 बेनिफिट्स होंगे, 2 साल बाद क्या लगा, तो पहले तो 2 साल तक तो किसके हिसाब से चलोगे, ओरिजिनल वाले एस्टिमेट के हिसाब से। अब तीसरे चौथे पांचवें का कितना लगाओगे, तो अब आगे से कितना होगा, वैल्यू कितनी रहेगी, 50। कैसे आएगी, 1 लाख में से 50,000 माइनस करके, ये 50 नहीं है, टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 1 लाख, उसमें से 50 क्या हो गया, अमोर्टाइज। तो अगले 50,000 को कैसे राइट ऑफ करोगे, 13 डिवाइड बाय 30, फिर कितना आएगा, 15 डिवाइड बाय 30 और 2 डिवाइड बाय 30। पक्का समझ गए। अब एक क्वेश्चन और है जो तुम्हारी बुक में नहीं है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है, कि एक कंपनी ने एक इंटेंजिबल खरीदी थी यहां पर कितने की, 100 lakhs की, और कंपनी कितने में राइट ऑफ कर रही थी इसको, 15 सालों में। ठीक है, 2 साल बाद इसकी कैरिंग अमाउंट बताना, 100 lakhs डिवाइड बाय 15 इंटू 2, 13/15 कर दो ना, 13/15 कर दो सीधा, 100 lakhs इंटू 13/15, 100 lakhs का तेरा कैसे होएगा यार, 100 lakhs इंटू 13/15 करो फटाफट, 86.66। ये इतना क्वेश्चन का पार्ट है। क्या पार्ट है, कि कंपनी ने एक एसेट कितने की खरीदी थी, 100 lakhs की, और लाइफ कितनी है उसकी, 15 ईयर्स, और 2 सालों के बाद कंपनी की वैल्यू ये आ रही है। जो 13 तुम बता रहे हो वो 2 सालों का क्या है, अमोर्टाइजेशन है। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब आगे क्या लिखा हुआ है, डू यू एग्री विद दिस पॉलिसी, इफ नॉट डिसाइड द प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अब कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब आप अपने आप से क्या बोलोगे कि हम अपने आप से ये लाइफ नहीं मानने देंगे, हम क्या मानेंगे फिर, लाइफ 10 साल। हम अपने आप से लाइफ नहीं मांगने देंगे, क्योंकि अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो लाइफ कितनी मान नहीं सकते, 10 से ज्यादा नहीं मान सकते। तो आंसर क्या लिखा हुआ था इंस्टीट्यूट का, कि पहले आज की कैरिंग अमाउंट निकालो 10 साल के हिसाब से, इंटू 2, इतना अमोर्टाइजेशन हो जाएगा, 80 आनी चाहिए, तो ये ज्यादा पर आ रही है, तो कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा अभी की अभी, 6.66, और डेबिट किसको करूंगा, ओपनिंग रिजर्व्स को, पीएनएल को नहीं, क्योंकि ये पिछले सालों का चार्ज है। तो बस ये ओपनिंग रिजर्व वाली बात बतानी थी। तो कुछ नहीं लिखा होगा, तो अगर उसने 15 लगा रखी है तो आप खुद से कितना कर दोगे, 10। ठीक है, और जो उसका एक्सेस आ रहा है पहले से, उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करने के लिए टू इंटेंजिबल, डेबिट किसको करोगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस को। पक्का। अब आईसीए का एक क्वेश्चन और करना है मुझे, कहां गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एबीसी लिमिटेड डेवलप्ड नो-हाउ बाय incurring expenditure of 20 lakhs. The know-how was used by company from this date, और इसकी लाइफ कितनी थी, 10 years। तो लाइफ में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन कंपनी ने अभी तक इसके ऊपर कोई अमोर्टाइजेशन ही नहीं किया। कितने सालों तक, 7 सालों तक। कंपनी ने पिछले 7 सालों में उसका अमोर्टाइजेशन ही नहीं लगाया। तो 7 सालों का अमोर्टाइजेशन कितना होगा, 14 lakhs, 20 lakhs डिवाइड बाय 10 इंटू 7। लेकिन इस साल का तो मेरे हाथ में ही है, तो वो तो मैं पीएनएल में डाल दूंगा, सॉरी वो तो मैं अमोर्टाइजेशन, डेप एंड अमोर्टाइजेशन के नाम से पीएनएल में डालूंगा। लेकिन पिछले 6 साल की तो गलती थी ना, तो वो जाएंगे तो दोनों ही पीएनएल में, बट ये किस में आएगा, डेप एंड अमोर्टाइजेशन में। और ये क्या शोध किया जाएगा, प्रायर पीरियड आइटम। पिछले 6 सालों की तो गलती थी ना, पर यहाँ गलती पता लगी इस साल में। तो इस साल का तो अमोर्टाइजेशन आता ना, पहले से भी सही होता है, तो इस साल वाला तो किस नाम से ही आता, अमोर्टाइजेशन से। और पिछले 6 सालों का क्या होगा, प्रायर पीरियड आइटम। श्योर। 12th पे आओ, ड्यूरिंग 1-2 an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low risk computer software product as follows। अब देखो अलग अलग फेज के एक्सपेंडिचर है, ये खर्चा वो खर्चा फलाना खर्चा। दो फेज 2 के बाद क्या पता लगा कि ये टेक्निकली फिजिबल है, तो फेज 2 तक के तो कहां जाएंगे, पीएनएल में, रिसर्च। अब फेज 3, 4, 5 के आगे के कौन कौन से कैपिटलाइज होंगे, ये बताओ। तो इसने क्या बोला, पैकिंग कोई क्या है, ये तो किस चीज का खर्चा है, डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, तो ये कैपिटलाइज
नहीं होगा, ठीक है। और ये कुछ बच्चों ने मुझसे बार बार डाउट पूछा है कि ये कैपिटलाइज क्यों किया हुआ आंसर में। ट्रेनिंग का क्या है, कैपिटलाइज नहीं होता ना, अभी पढ़ा था ना हमने स्टैंडर्ड में। ये ट्रेनिंग स्टाफ की ट्रेनिंग थोड़ी है, ये तो प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हो ना, तो उसमें शुरू में क्या होता है, ये कैसे चलता है क्या नहीं चलता है, वो उस तरह का बना हुआ आता है ना, यूजर मैनुअल टाइप का, कि इसको वीडियो बन के आ जाता है या कुछ लिखा होता है। तो वो ये प्रोडक्ट मास्टर ट्रेनिंग मटेरियल वाला है, ना कि क्या है, स्टाफ को ट्रेन करने का है। तो इसलिए ये क्या होगा, कैपिटलाइज। तो ये तीन कैपिटलाइज होंगे डेवलपमेंट के, और ये क्या नहीं होगा, कैपिटलाइज। इससे पहले वाले तो P&L में जाएंगे। ठीक है बच्चों, पोस्ट। बच्चों अभी एक एमसीक्यू हो रहा है, इंटेंजिबल एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड इफ इट मीट्स द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस एसेट होनी चाहिए, प्लस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। खाली डेफिनेशन मीट करने से नहीं होगा, अगर कॉस्ट नहीं पता है या फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं तो क्या है, नहीं होगा। हालांकि एसेट की डेफिनेशन में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो है ही, लेकिन अब कॉस्ट मेजर नहीं है। जैसे गुडविल क्या है, आइडेंटिफाइबल नॉन, मतलब बाकी सब चीजें पूरी हो सकती है, लेकिन क्या नहीं होगी, मेजर नहीं कर सकते। मेरे पास एक स्टाफ लिस्ट पड़ी है, स्टाफ क्या, कस्टमर लिस्ट, बच्चे आते गए, मैं क्या इकट्ठे करते रहा नंबर। अब वो कस्टमर लिस्ट मेरी बिक सकती है, यस। मेरे पास ये आते रहते हैं पिज्जा वाले और ये सब, कि बच्चों के नंबर दे दो, हम मैसेज भेजेंगे डिस्काउंट, तो आइडेंटिफाइबल है। नॉन मॉनेटरी भी है, कितने में बिकेगी मुझे नहीं पता, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस भी है, लेकिन मैं उसको असेट रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को उसकी कॉस्ट नहीं पता है। पक्का। तो खाली डेफिनेशन मीट करने से नहीं होगा, आगे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये और होते हैं। तो सारी चीजें पूरी होगी तब, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। अब इतना ही करना है बच्चों, थैंक यू, लव यू सो मच, वेरी वेरी मच, काटते बंद कर दे।